हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। शुरू करते हैं। तो पृथ्वी का अंदर का हिस्सा या पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। अगर हम पृथ्वी पर ड्रिल करें और उसके अंदर जाएं, तब जो भी उसकी अंदर का स्ट्रक्चर होगा उसको हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये आपको याद रखना है। सबसे पहला भाग क्या होता है? सबसे पहला भाग क्रस्ट या भूपर्पटी होता है। ये एक लेयर है, इसको हम क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। ये सबसे ऊपर की लेयर होती है और इसकी मोटाई 34 किलोमीटर होती है। कितनी होती है इसकी मोटाई? 34 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी की अर्थ की सरफेस से अगर 34 किलोमीटर अंदर तक जाएं तो 34 किलोमीटर गहराई तक हमको क्या मिलेगी? ये क्रस्ट या भूपर्पटी मिलेगी। ठीक है। भूपर्पटी के बाद दूसरी लेयर क्या होती है? मेंटल होती है। ये मैंने रेड कलर की जो बनाई है ये पूरी मेंटल या आवरण कहलाता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है। यानी कि अर्थ के 2900 किलोमीटर तक जो लेयर होती है वो मेंटल या आवरण कहलाती है। इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है वो ये कोर होती है। थर्ड लेयर क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। और कोर की जो मोटाई होती है या विड्थ होती है या डेप्थ होती है वो 5100 किलोमीटर होती है। तो कोर की मोटाई कितनी होगी? 5100 किलोमीटर। फर्दर जो ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट होती है, इसको 2 पार्ट्स में, लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। यह आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी किस किस लेयर के बीच होता है। तब आपको बताना है कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी या कोनराड असंबद्धता कहते हैं। फिर जो दूसरी लेयर होती है मेंटल होती है। मेंटल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक अपर मेंटल होती है, ये वाला अपर मेंटल है, और ये नीचे वाला पार्ट्स लोअर मेंटल है यानी कि लोअर आवरण। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। तो रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी किस किस लेयर के बीच होती है? तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अब गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी है, तो गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी किस किस लेयर के बीच होती है? तो लोअर मेंटल और अपर कोर या आउटर कोर। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको हम गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। तो आपको याद रखना है गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच होती है। ऐसे ही लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी है, तो लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी किस किस लेयर के बीच होती है? तो लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर के बीच की होती है। यानी कि ये आउटर कोर और इनर कोर इन दोनों के बीच की जो भी डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी ये लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी कहलाएगी। तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं डिस्कॉन्टिन्यूटी से। तो ये आपको याद करना है। सबसे पहले कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी, फिर रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी और फिर लास्ट में लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो डायग्राम देख के अगर आप पढ़ेंगे तो जियोग्राफी तब भी पढ़ें, जब भी आप पढ़ेंगे तो डायग्राम या मैप देखकर पढ़ेंगे। ये पढ़ने से आपको लॉन्ग टाइम तक जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा। अब इनकी डेंसिटी देख लेते हैं। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? क्रस्ट की होती है। तो क्रस्ट की डेंसिटी या एवरेज घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको याद रखना है। इसकी यूनिट भी याद रखनी है। यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ये याद रखना है। तो सबसे हल्की या सबसे कम डेंसिटी वाली जो लेयर है वो क्रस्ट है या भूपर्पटी है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। अब मेंटल की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेंटल या आवरण की एवरेज डेंसिटी हो गई। इसके बाद कोर, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? कोर की होती है। तो कोर के एवरेज डेंसिटी कितनी होती है इसकी? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है कि किस लेयर की डेंसिटी कितनी होती है।
कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है जो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर इनकी डेंसिटी बढ़ रही है। अब अर्थ का टोटल वॉल्यूम जो भी होगा या टोटल आयतन जितना भी होगा उसका 0.5% जो लेयर होती है वो क्रस्ट होती है। जी क्रस्ट कितना होता है 0.5%। ठीक है, तो अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 0.5% क्रस्ट होता है और अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 83% जो होता है वो मेंटल होता है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन सा हो गया, मेंटल का हो गया। मेंटल कितना हो गया, टोटल अर्थ के वॉल्यूम का 83% हो गया। किसी में 82 भी दिया होगा, 80 भी दिया होगा और 81 भी दिया होगा। एग्ज़ाम में अगर 80 के आसपास का जो ऑप्शन होगा वही आपको टिक करना है। अगर 83 होगा तो 83 टिक करना है। उसके बाद कोर कितना होगा, कोर 16% होगा, यानी कि अर्थ के टोटल वॉल्यूम कितना होता है उसका 16% कोर होगा। ये आपको याद रखना है। ऊपर वाली क्रस्ट क्या होती है, बेसाल चट्टानों की बनी होती है। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, SiAl। तो आपको याद रखना है सियाल, फिर सीमा और फिर निफे। ये 3 चीज़ें, 3 वर्ड्स आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे का मतलब निकिल, Na का मतलब निकिल, और Fe का मतलब फेरस आयरन को फेरस भी कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स आपको याद रखना है, सियाल, सीमा और निफे। तो क्रस्ट में सियाल होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसको बोलेंगे हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्व पाए जाते हैं। मेंटल या आवरण में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, सीमा, और कोर में निफे, निकिल और आयरन। तो कोर किसका बना होता है, निकिल और आयरन का बना होता है। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है और क्रस्ट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देख लेते हैं, ये जो होती है ये ठोस होती है, ठीक है, या सॉलिड होती है। मेंटल भी सॉलिड होता है। आउटर कोर लिक्विड होती है, ये याद रखना है आपको। आउटर कोर लिक्विड होती है या द्रव अवस्था में होती है, और इनर कोर जो होती है ये सॉलिड होती है। ठीक है, इनर कोर भी सॉलिड होती है, बस सिर्फ आउटर कोर लिक्विड होती है, बाकी सब सॉलिड होते हैं। ये हल्के ब्राउन कलर की होती है क्रस्ट। मेंटल रेड कलर का होता है, आउटर कोर ऑरेंज कलर की होती है और इनर कोर येलो कलर की होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो डायग्राम देख के पढ़ेंगे, आपको ये सब याद रहेगा। अब अर्थ से रिलेटेड या इसकी सरफेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भूपटल की रचना में, यानी कि जो अर्थ की सरफेस होती है उस पर सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट मिलता है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो अर्थ की सरफेस पर पाया जाने वाला सबसे अधिक एलिमेंट कौन सा होता है, तब आपको ऑक्सीजन बतानी है। क्या बताना है, ऑक्सीजन 46.8% होता है। सेकेंड नंबर पर सिलिकॉन 27.72% होता है, और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम 8.13% होता है। ये आपको याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया, बता चुका हूँ मैं। भूप्रपटी क्रस्ट होता है, आवरण मेंटल होता है और केंद्रीय भाग कोर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। भूप्रपटी की जो मोटाई होती है कितनी होती है, 34 किलोमीटर तक होती है। ये बेसाल चट्टानों से बना है। सियाल क्षेत्र सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है। सीमा क्षेत्र सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है। तो सीमा क्षेत्र किससे बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। मैंने बताया था, आपको याद रखना है। सियाल किससे बना है, अगर आप भूल भी जाएं तो आपको याद रहेगा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। और सीमा तो SiMa सीमा क्षेत्र किससे बना हुआ, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो आपको वर्ड से ही याद पता लग जाएगा कि किससे बना हुआ है। तो सीमा का मतलब सी का मतलब सिलिकॉन और माँ का मतलब मैग्नीशियम। तो सीमा क्षेत्र सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। अगर अर्थ का यानी कि पृथ्वी का औसत घनत्व पूछ ले तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पृथ्वी का या अर्थ का औसत एवरेज डेंसिटी, अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, आवरण या मेंटल, ठीक है, इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और ये क्रस्ट जो है टोटल अर्थ के वॉल्यूम का 0.5% होता है, मैं बता चुका हूँ।
मेंटल कितना होता है 83% होता है। तो सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, मेंटल का होता है। और कोर कितना होता है 16% होता है। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोर किसका बना होता है, कोर निफे का बना होता है। किसका बना होता है, कोर निफे का। निफे का मतलब निकिल और फेरस, Fe का मतलब फेरस और Ni का मतलब निकिल। तो फेरस को आयरन भी कहते हैं, ठीक है, इसको आयरन भी कहते हैं। तो निकिल और आयरन का बना होता है। ये अर्थ के जो कोर होती है टोटल 16%, उसके वॉल्यूम का 16% होता है। अब कोनराड असमर्थता या कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ये मैं बता चुका हूँ। कोनराड किस किस के बीच होती है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की होती है रेपेटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की होती है गुटेनबर्ग। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच की होती है लेहमैन। आउटर कोर और इनर कोर के बीच की होती है डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो पृथ्वी का औसत घनत्व मैं बता चुका हूँ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रत्येक 30 मीटर की गहराई पर जो तापमान में या टेम्परेचर में जो इंक्रीज होगा कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर अगर हम 32 मीटर जाएं तो तापमान कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 32 मीटर अंदर जाने पर। यानी कि अगर मैं कहूँ 64 मीटर अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा बताइए। तो 32 + 32, 2 बार 32 आया तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा 64 मीटर अंदर जाने पर। तो एवरी 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है, जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। ये याद कर लेना है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है, जॉर्डन में मृत सागर है। इसकी समुद्र तल से औसत नीचाई कितनी है, 400 मीटर नीचा है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया पृथ्वी गोल है और ये आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। ये सबसे पहले किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। अब पृथ्वी की कुछ लेयर होती हैं, उन लेयर को देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। सर जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती का बताया था। तो नाशपाती की तरह किसने बताया था, सर जेम्स जीन्स ने। तो पृथ्वी की जो बाहरा सतह होती है, जो आउटर सरफेस होती है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। अब ये इंटरनल सरफेस नहीं है, ये आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस को, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जो आउटर सरफेस होती है तो उससे सबसे पहले लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, एल लिख देता हूँ, फिर हाइड्रोस्फीयर होता है, HY लिख देता हूँ, उसके बाद एटमॉस्फेयर होता है और फिर बायोस्फीयर आता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेता है कि लेयर का जो क्रम है वो क्रम पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले लिथोस्फीयर होता है, फिर हाइड्रोस्फीयर होता है, फिर एटमॉस्फेयर होता है, फिर बायोस्फीयर होता है। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये इसी क्रम में याद रखना है, ऐसे याद नहीं करना है, इसी क्रम में, सेम क्रम में याद रखना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है इसको। यानी कि जैवमंडल अगर पहले कर दोगे और जलमंडल बाद में कर दोगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा और उनका क्रम वाइज नहीं रहेंगे। तो पृथ्वी की सरफेस पे सबसे पहले लिथोस्फीयर आता है, फिर उसके ऊपर जलमंडल आता है, फिर उसके ऊपर वायुमंडल आता है, फिर उसके ऊपर जैवमंडल आता है। तो इसी क्रम में आपको याद रखनी है, क्रम वाइज लेयर का क्वेश्चंस आ जाता है। तो भूपटल की रचना सामग्री मैंने बता दी थी। सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो होता है उसमें ऑक्सीजन मिलती है, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन होता है और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम होता है। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं अर्थ के ग्लोब के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। देखना, मैं इसका मैप लेके पढ़ाऊँगा, आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।